नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में आज बात करेंगे दो बेहद ही एक्सक्लूसिव स्टोरी की। पहली खबर में आपको बताएंगे ईरान के एक ऐसे दावे के बारे में जिसमें अमेरिका और इजराइल से जंग के तनाव के बीच ईरान ने वो दावा किया है। उस दावे के मुताबिक इजरायली खुफिया चीफ यानी कि मोसाद के पूर्व चीफ डेविड बार्निया की मौत हो गई है। हालांकि इजराइल ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की और ईरान ने भी मारने का दावा नहीं किया है, लेकिन ईरान के सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। हालांकि यह भी जानकारी नहीं है कि मोसाद के पूर्व चीफ कहां हैं। न तो वो कैमरे के सामने आए हैं और न ही इजराइल की तरफ से किसी तरह की सफाई दी गई है। अभी हाल ही में जून 2026 में बार्निया अपने पद से रिटायर हुए थे। हमास हो, हिजबुल्लाह हो या ईरान से जंग, सभी फ्रंट पर डेविड बार्निया ही मुख्य किरदार थे। तो क्या डेविड बार्निया का शिकार ईरान ने कर लिया या ईरान अपने सबसे खतरनाक प्लान पर काम कर रहा है? दिखाएंगे आपको इस खबर को विस्तार से, बताएंगे डेविड बार्निया के बारे में, बात करेंगे उस हिटलिस्ट की भी जो ईरान की तरफ से जारी की गई थी जिसमें डेविड बार्निया का नाम भी था। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बताएंगे आपको एक खुफिया रिपोर्ट के बारे में। आपको याद होगा तुर्की से अमेरिका लौटते समय ट्रंप ने अपना प्लेन ईरान के डर से बदल लिया था और अब इस मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खबर यह आई है कि ट्रंप ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार प्लेन बदला। यही नहीं, कतर से मिले प्लेन को छोड़कर ट्रंप अपने विमान को ब्रिटेन बुलाते हैं और फिर वहां से ईरान को चकमा देकर भागते हैं। खबर तो यहां था कि लगेज के ट्रक में छिपकर ट्रंप एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक पहुंचे थे ताकि ईरान को पता न चल पाए कि वो किसी और जहाज में शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि वो ईरान के मिसाइल के निशाने पर हैं और ट्रंप का प्लेन ईरानी मिसाइलों के जद में भी था। तो क्या है खुलासा, क्यों डोनाल्ड ट्रंप अपनी हत्या के डर की वजह से लगेज वैन में भागने को मजबूर हुए? एक्सक्लूसिव स्टोरी वर्ल्ड नाउ में डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या ईरान ने मोसाद के पूर्व चीफ डेविड बार्निया की हत्या कर दी है? क्या ईरान ने अपने सबसे खूंखार टारगेट का सफाया कर दिया है? आज की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ईरान से तनाव के बीच मोसाद के पूर्व चीफ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और यह दावा ईरान की ओर से ईरानी सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। दावा है कि मोसाद के पूर्व चीफ अपने घर में ही संदिग्ध परिस्थितियों में मृत अवस्था में पाए गए। सोशल मीडिया पर भी ईरान के लोग मोसाद चीफ के मौत की खबर को जमकर सर्कुलेट कर रहे हैं। हालांकि इंडिया डेली 24/7 अभी इस खबर की पुष्टि नहीं करता है और न ही इजराइल की तरफ से और न ही ईरान के ऑफिशियल हैंडल की तरफ से अभी तक इस तरह का दावा किया गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये खबरें जमकर चलाई जा रही हैं कि इजराइल की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व चीफ डेविड बार्निया की मौत हो चुकी है। तो क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है? माना जा रहा है मोसाद चीफ अपने घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाए गए। उनकी मौत की वजह क्या रही, अब इसकी जानकारी खुलकर सामने नहीं आई है। सवाल उठता है ये कि क्या मोसाद के चीफ को ईरान ने मार डाला या फिर इजराइल ने ही मोसाद के पूर्व चीफ के मौत की प्लानिंग रची, क्योंकि ईरान में रिजीम चेंज करने और मुश्तबा को ढूंढकर निपटाने की जो प्लानिंग थी उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ईरान में कुछ लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं, इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मोसाद के पूर्व चीफ का सफाया कर दिया गया है और इस बीच कई सवाल जन्म ले रहे हैं जिनके जवाब आने अभी बाकी हैं। हालांकि इजराइल इस मामले पर खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा और ना ही अपने पूर्व चीफ मोसाद के पूर्व चीफ के बारे में कुछ बता रहा है और ना ही ईरान की तरफ से ऐसा कोई दावा किया जा रहा है। जिस मोसाद चीफ के मारे जाने की खबर आ रही है वो भी हाल ही में जून 2026 में अपने पद से रिटायर हुए थे। ईरान समर्थित मीडिया ने मोसाद के तत्कालीन चीफ डेविड बार्निया की मौत का दावा किया है और बार्निया की जगह अब रोमन गोफमैन नए चीफ बनाए गए। पहले डेविड बार्निया के बारे में जान लीजिए। डेविड डाडी बार्निया, जन्म 29 मार्च 1965, अश्केलॉन, इजराइल। मोसाद चीफ 2021 से जून 2026 तक
पहले मोसाद के डिप्टी चीफ रहे और ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के चीफ रहे। इजराइल की बेहद प्रतिष्ठित कमांडो यूनिट में भी सेवा दी। ईरान के हिटलिस्ट पर क्यों थे? बार्निया के कार्यकाल में ईरान मोसाद की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में रहा। ईरान के परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल क्षमता के खिलाफ बार्निया बहुत आक्रामक थे। खुफिया अभियानों को लेकर हमेशा वो ईरान के विरोध में खड़े रहे और 2020 में ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की हत्या का मामला भी उन्होंने ही करवाया। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन की योजना और निगरानी में भी अहम भूमिका बताई जाती है और जो हमला हुआ इजराइल और अमेरिका का, उसमें भी बार्निया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट थी। जिस डेविड बार्निया के बारे में हम आपको बता रहे हैं, उनके कुछ बड़े ऑपरेशंस क्या कुछ रहे हैं, क्यों वो ईरान के निशाने पर आए, उनके कार्यकाल में हमास, हिजबुल्ला, ईरान सब पर अटैक कैसे हुआ और क्या बार्निया ही जंग के मुख्य किरदार थे। अब तक बार्निया के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। माना यह जाता है कि डेविड बार्निया को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। न्यूक्लियर आर्काइव की चोरी, तेहरान में मोसाद का सबसे बड़ा जासूसी ऑपरेशन, गुप्त गोदाम से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के हजारों दस्तावेज चुराने की कोशिश, ईरान के छिपे परमाणु प्लान की अहम जानकारी निकालने की कोशिश, फखरीजादे की हत्या, ईरान के न्यूक्लियर मैन को रास्ते से हटाने की प्लानिंग, परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे की 2020 में हत्या कर दी गई थी, जिसमें इजराइल की भूमिका व्यापक तौर पर सामने आई थी और यह बात रिपोर्ट में दर्ज है। बार्निया तब मोसाद के वरिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे और बार्निया के लिए ईरान नंबर 1 टारगेट था। परमाणु कार्यक्रम पर मोसाद की पैनी नजर रहती थी। बार्निया के दौर में ईरान मोसाद की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक रहा। परमाणु, मिसाइल और सैनिक क्षमता से जुड़ी खुफिया जानकारी ईरान से बार्निया लगातार जुटाते रहे और उस जानकारी को लगातार अमेरिका के साथ शेयर करते रहे। यही नहीं, हिजबुल्ला के खिलाफ ऑपरेशन, पेजर धमाकों से नसरल्ला तक ऑपरेशन में सक्रिय माने गए। 2024 में हिजबुल्ला के खिलाफ बड़े ऑपरेशन में मोसाद की भूमिका सामने आई। पेजर ऑपरेशन और नसरल्ला की हत्या ने भी संगठन को बड़ा झटका दिया और इसके पीछे ईरान बार्निया को ही जिम्मेदार मानता था। हमास की घेरेबंदी, 7 अक्टूबर के बाद से हमास पर शिकंजा, मोसाद ने हमास के नेतृत्व, सैन्य ढांचे और नेटवर्क की जानकारी जुटाने पर फोकस किया। बंधकों की लोकेशन और रिहाई से जुड़ी खुफिया जानकारी भी बार्निया जुटाने में कामयाब रहे। यही नहीं, बंधकों की डील में भी बार्निया जासूस तक बने थे। इजराइल के मुख्य वार्ताकार बार्निया हमास के साथ बंधक रिहाई और युद्ध विराम जैसे बातचीत में भी शामिल रहे। कतर और दूसरे मीडिएटर्स के साथ उनकी गुप्त बातचीत भी काफी चर्चा में रही। ईरान के अंदर मोसाद का नेटवर्क, ईरान में बैठे इजराइल के गुप्त एजेंट से संपर्क, 2025 के इजरायली अभियान में ईरान के भीतर मोसाद नेटवर्क की भूमिका जो थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और यही नहीं, ईरान के जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस थे उनकी जानकारी भी बार्निया के पास हमेशा आती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजी और जासूसी का जो कॉकटेल बार्निया ने तैयार किया, उसने मोसाद को और इजराइल को और ज्यादा मजबूत किया और इसलिए इजराइल हमेशा ईरान से एक कदम आगे रहता। ह्यूमन्स के साथ साइबर और तकनीकी खुफिया क्षमताओं पर बार्निया हमेशा जोर देते थे। मकसद यह था कि दुश्मन की ताकत का पता ही ना लगाया जाए, बल्कि उसे अंदर से खोखला भी किया जाए और आखिरी दम तक ईरान पर नजर बनाए रखे। बार्निया के लिए ईरान सबसे बड़ा मिशन था। उनके कार्यकाल में ईरान का परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम लगातार टॉप टारगेट रहा। 2026 तक ईरान से जुड़ी खुफिया गतिविधियां उनकी रणनीति का अहम हिस्सा बनी रही। समझ गए हुए, बार्निया ही वो शख्स थे जो हर तरह से ईरान के लिए न सिर्फ एक टारगेट थे, बल्कि ईरान के लिए ईरान की नजरों में दुश्मन नंबर 1 रहे। लेकिन अब जब बार्निया की संदिग्ध परिस्थितियों में मारे जाने की बात कही जा रही है, तो इसके पीछे ईरान का हाथ माना जा रहा है। दरअसल बार्निया पिछले 5 साल से मोसाद के चीफ के तौर पर काम कर रहे थे और पिछले 5 साल में लगभग 3.5 साल तक इजराइल लगातार हमास से लड़ता रहा है और पिछले 5 साल में लगभग 1 साल से ज्यादा से इजराइल की ईरान से भी लड़ाई चली है।
और जिस मोसाद के चीफ के तौर पर बार्निया काम कर रहे थे उसे इजराइल की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे खतरनाक और खूंखार खुफिया एजेंसी माना जाता है, जो अपने काम को बेहद खतरनाक तरीके से अंजाम देते हैं। मोसाद काम कैसे करता है? दरअसल मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसियों में से एक है। मोसाद के खुफिया इनपुट के आधार पर ही खामेनेई को मारने के लिए इजराइल और अमेरिका ने प्लानिंग की, और आपने देखा कि किस तरह से दोनों देशों ने मिलकर ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया। दरअसल मोसाद का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस। इजराइल की विदेशी खुफिया एजेंसी 1949 में स्थापना की गई। तेल अवीव के पास इसका हेडक्वार्टर है। ह्यूमन इंटेलिजेंस जुटाना, लोगों और नेटवर्क से जानकारी जुटाना, उन सूचनाओं का विश्लेषण करना, जैसे कोई भी खुफिया एजेंसी काम करती है। टारगेट यह रहता है कि दुश्मन देशों की टॉप टू बॉटम हर एक जानकारी मौजूद हो इजराइल के सिस्टम में, और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं इजरायली पीएम को। अक्सर ये माना जाता है कि मोसाद सीआईए के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देता है, लेकिन कई बार मोसाद ने अकेले ही बड़े ऑपरेशंस को लीड किया है। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट्स दुनिया भर में फैले हुए हैं और इजराइल के हर थ्रेट को वक्त से पहले निपटाने में महारत हासिल रखते हैं। लेकिन इस बार डेविड बार्निया ही निशाना बन गए, ऐसा माना जा रहा है। मोसाद के जिस पूर्व चीफ बार्निया की हत्या की खबर सामने आ रही है, उसी मोसाद ने कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिसने इजराइल के दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, हर जगह मोसाद के खुफिया एजेंट्स पहले ही मौजूद थे। इनफैक्ट जब आयतुल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ, माना यह जाता है कि मोसाद के एजेंट्स ने ही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी और लिस्ट दी कि खामेनेई के साथ उस इमारत में कितने लोग मौजूद हैं, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था खामेनेई के घर को। और ऐसे ही कई ऐसे ऑपरेशंस रहे हैं जिसमें मोसाद की कहानी सामने आती है। नाजी ऑफिसर का अपहरण, जर्मनी सेना के पूर्व अधिकारी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों के उत्पीड़न का आरोप लगा था। 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से अपहरण किया। एक इजरायली फ्लाइट अटेंडेंट के वेश में इजराइल लाया गया। एडोल्फ आइकमैन पर केस चलाकर उसे फांसी दी गई। रैथ ऑफ गॉड 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी गई। करीब 20 साल तक मोसाद ने ऑपरेशन चलाया। कीडोन यूनिट का यूरोप और मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों पर हमला, विस्फोटक, फोन और रिमोट बम का इस्तेमाल किया गया। हमले से जुड़े सभी आतंकवादियों को मार दिया गया। ऑपरेशन एंतेबे 27 जून 1976 को जब तेल अवीव से पेरिस जा रहा विमान हाईजैक हुआ। विमान में उस वक्त 248 यात्री और 10 से ज्यादा क्रू सवार था। विमान में मौजूद करीब 100 इजरायली यात्री थे। 4 आतंकवादी ने विमानों को हाईजैक किया और उसे युगांडा ले गए। मोसाद और इजराइल की वायुसेना के जॉइंट ऑपरेशन में विमान को बाद में मुक्त कराया गया और इजरायली जवानों ने करीब 4000 किलोमीटर दूर रेड डाली और सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। हाँ, एक इजरायली कमांडो की जान जरूर चली गई थी। लेबनान में पेजर अटैक, जो कि अभी बहुत पुराना नहीं है, बहुत मशहूर हुआ। 17 सितंबर की कहानी है ये। 2024 को हिजबुल्लाह के बड़े लीडर्स के पास जो पेजर्स थे वो अचानक एक के बाद एक फटने लगे। यहां तक कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होने लगे। माना यह जाता है कि मोसाद ने ही हिजबुल्लाह के कमांडर्स के पास, लड़ाकों के पास इन उपकरणों को प्लांट किया था, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, जिसके बाद हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके इसमें घायल हुए और ये मोसाद के एक सफलतम ऑपरेशन में गिना गया। खामेनेई को निशाना बनाने का ऑपरेशन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई तक मोसाद पहुंचा था और 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने जॉइंट ऑपरेशन किया। इसमें आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया गया, जबकि मुश्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में मुश्तबा ईरान के सर्वोच्च नेता बने। अब आइए डेविड बार्निया के मौत के कारणों के ऊपर। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि जैसे अमेरिका में लिंडसे ग्राहम की मौत हुई,
ठीक उसी तरह से बार्निया की भी जान गई है। हालांकि आज तक लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह का, कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि एफबीआई इस मामले में जांच कर रही है। आपको याद होगा, लिंडसे ग्राहम यूक्रेन से वापस लौटे थे जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद, और कुछ ही घंटों के बाद लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। पता चला कि मौत की वजह दिल की धमनी के फट जाने के कारण हुई। हालांकि ईरान ने पहले बताया कि VX नाम का एक जहर होता है जो कपड़ों के जरिए इंसान की शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर वो 2 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच इंसानों की जान ले लेता है। इस जहर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान के शरीर में जाने के बाद, मौत के बाद, इस जहर का ट्रेस नहीं मिलता है। और इसी जहर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को भी मारने की प्लानिंग कर चुका है ईरान, जिसका बाकायदा वीडियो भी जारी कर चुका है ईरान। हालांकि आज तक यह खुलासा नहीं हुआ कि लिंडसे ग्राहम की मौत किस तरह से हुई, या फिर डेविड बार्निया अगर मारे जा चुके हैं तो उनकी हत्या कैसे की गई या उनकी मृत्यु कैसे हुई। जाहिर सी बात है कि ईरान ने जो अपनी लिस्ट बनाई थी, उन टारगेट्स को वो चुन चुनकर ढूंढ रहा है और टारगेट भी कर रहा है, जिसे हाल ही में ईरान ने जारी किया था, जिसमें कई नेताओं को ईरान ने अपने किल लिस्ट में दिखाया था। अब उस लिस्ट में 2 लोग इस दुनिया में नहीं हैं, यानी ईरान अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर लगा हुआ है। तो ईरान के टारगेट पर कौन कौन है, उसकी किल लिस्ट में कौन कौन है, ये है वो लिस्ट। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्रधानमंत्री, इजराइल काट्ज, इजरायली रक्षा मंत्री, ब्रॉक कूपर, अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव, पीट हेग्सेथ, अमेरिकी रक्षा मंत्री, मार्को रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, माइक हकाबी, इजराइल में अमेरिकी राजदूत, एयाल जमीर, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ, गिदोन सार, इजराइल के विदेश मंत्री, लिंडसे ग्राहम, अमेरिकी सीनेटर जो कि मारे जा चुके हैं, डेविड बार्निया, मोसाद के पूर्व चीफ, जिनके मारे जाने की खबर आ रही है, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री, गिदोन सार, इजराइल के विदेश मंत्री, फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर, इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, कीर स्टारमर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। ये जो लिस्ट है, इसमें से 2 लोगों का सफाया हो चुका है, बाकी के पीछे ईरान हाथ धोकर पड़ा हुआ है। और ईरान ने साफ कर दिया है कि आयतोला अली खामेनेई की मौत का जिम्मेदार जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है, वो मरते दम तक इन लोगों का पीछा करते रहेगा, फिर चाहे वो इजराइल में हो, फिर चाहे वो अमेरिका में हो, या फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और ये बात ईरान जानता था कि कतर के प्लेन को टारगेट किया जा सकता है। और जब टर्की में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे तो ईरान उस पर संभावित हमले की प्लानिंग कर रहा था बकौल मोसाद। चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों प्लेन में बेसिक अंतर क्या था। बोइंग 747-200B जो अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना विमान है, एयरफोर्स 1, और बोइंग 747-8 जो कतर ने ट्रंप को गिफ्ट किया था। आइए देखते हैं। बोइंग 747-200B लंबे समय से पूरी तरह से मिशनाइज्ड मोड में सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता रहा है, जबकि 747-8 एक गिफ्टेड विमान है जिसमें सुरक्षा के वो सिस्टम नहीं है। अगर इसी तरह से बात की जाए तो बोइंग 747-200B को राष्ट्रपति के सफर के हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, कॉन्फ़िगर किया गया है और अतिरिक्त सुरक्षा के हिसाब से बनाया गया है। जबकि बोइंग 747-8 को, जो कि गिफ्टेड है, उसमें बहुत मॉडिफिकेशन की जरूरत है, डिफेंस सिस्टम की कमी है। अगर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो अत्याधुनिक सुरक्षित कम्युनिकेशन सिस्टम राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 में है,
जबकि नए वाले विमान में इसकी कमी है। अत्यधिक सुरक्षित कम्युनिकेशन, हवा में ईंधन भरने की क्षमता बोइंग 747-8 विमान में ये फैसिलिटीज नहीं है। अब इन सब के बीच में एक और प्लेन के बारे में जान लीजिए, जिस प्लेन के जरिए टर्की से ब्रिटेन तक पहुंचे ट्रंप। क्या वो सुरक्षित था और उसकी खासियत क्या है? ट्रंप जिस C-32A प्लेन से पहुंचे उसका बेस मॉडल है बोइंग 757-200। इसका काम यह है कि राष्ट्रपति समेत बड़े अधिकारियों की सुरक्षित यात्रा। तकरीबन 45 यात्री इसमें सवार हो सकते हैं। रेंज 10,200 किलोमीटर है। स्पीड 865 घंटा पर आवर। अधिकतम ऊंचाई 42,000 फीट। खासियत यह है कि सुरक्षित कम्युनिकेशन और वीआईपी सहूलियत के लिए अलग से केबिन। लेकिन इंपॉर्टेंट यह था कि ईरान को जानकारी नहीं थी कि ट्रंप किसी और विमान में सवार हो रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप तक लगभग ईरान पहुंच गया था और यही वजह है कि डिकॉय प्लान डिप्लॉय करके अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को ट्रंप को वहां से निकालना पड़ा। उस वक्त तो अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के भी हाथ पांव फूले हुए थे। जब तक डोनाल्ड ट्रंप सुरक्षित ब्रिटेन नहीं पहुंच गए तब तक अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि तुर्की की राजधानी अंकारा और ईरान के बीच की हवाई दूरी महज 1,500 किलोमीटर के आसपास है। और 1,500 किलोमीटर में किसी भी लोकेशन को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेद पाने की ताकत ईरान रखता है। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा खतरा था। ईरान का कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल इस एरिया को हिला सकता था। हालांकि ईरान ने कई बार अपनी मिसाइलों से दुनिया को सरप्राइज किया। इसी वजह से पूरा अमेरिका सदमे में था कि कहीं अटैक ना हो जाए, कहीं हमला ना हो जाए। लेकिन वक्त रहते मोसाद के इनपुट ने डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बचा ली। अमेरिकी इतिहास को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रंप के अलावा कई ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपनी जान बहुत मुश्किल से बचाई और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी जान बचा नहीं पाए। किन किन अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए डिकॉय की रणनीति अपनाई गई, आइए नजर डालते हैं। बिल क्लिंटन साल 2000 पाकिस्तान में मौजूद थे। बिना किसी पहचान वाले एक साधारण विमान से यात्रा की क्योंकि उनकी जान खतरे में थी। असली एयरफोर्स वन को फर्जी रूट पर भेजा गया। जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2003 इराक थैंक्सगिविंग पर बगदाद जाने के लिए डिकॉय की रणनीति अपनाई। बिना लाइट और बंद खिड़कियों वाले गुप्त विमान से उड़ान भरी। डोनाल्ड ट्रंप टर्की से यूके पहुंचे। एयरफोर्स वन में चढ़कर कैटरिंग की गाड़ी के जरिए C-32A प्लेन तक गए और ब्रिटेन में जाकर फिर से अपने एयरफोर्स वन में सवार हुए और अमेरिका लौटे। हालांकि ये पहला दौर नहीं है जब ट्रंप पर हमले की प्लानिंग हुई हो या ट्रंप की जान खतरे में पहुंची हो। इससे पहले भी ईरान जंग के दरमियान कई बार ट्रंप की जान पर खतरा आया। कब कब ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई। व्हाइट हाउस के बाहर 24 मई को फायरिंग हो गई। 25 राउंड की फायरिंग की गई। सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मार गिराया। ट्रंप के डिनर पार्टी में 25 अप्रैल को गोलीबारी होती है। हिल्टन होटल में हमलावर ने फायरिंग कर दी। इस घटना में ट्रंप बाल बाल बचे थे। संदिग्ध गिरफ्तार कर लिया गया। कैलिफोर्निया के गोल्फ क्लब के पास से संदिग्ध गिरफ्तार हुआ। जिनेन जॉन टेलर नामक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया, जिसकी कार और घर से लोडेड पिस्टल, असॉल्ट राइफल बरामद की गई। बॉडी आर्मर और भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला। कुछ देर के बाद ट्रंप वहां पर गोल्फ खेलने के लिए जाने वाले थे। टर्की से प्लेन में ईरान के डर से बहुत मुश्किल से बचकर निकले। अपना प्लेन छोड़कर ट्रंप सैन्य विमान से टर्की से निकलते हैं, ब्रिटेन पहुंचते हैं और उसके बाद एयरफोर्स वन में सवार होकर अमेरिका पहुंचते हैं। माना गया कि ट्रंप की हत्या का प्लान ईरान कर चुका था। ईरान इस हमले को अंजाम देता। इससे पहले मोसाद ने इस ऑपरेशन को खोल दिया, जिसकी वजह से ट्रंप की जान बच पाई। कासिम सुलेमानी और खामेनेई की हत्या के बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द काल मंडरा रहा है। पुरानी कहावत है कि बकरी की अम्मा कब तक खैर बनाएगी। ईरान हाथ धोकर ट्रंप के पीछे पड़ा हुआ है और इसके साथ साथ ईरान ने बाकायदा हिट लिस्ट भी जारी कर दी है, यानी कि किल लिस्ट भी जारी कर दी है। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार पब्लिक मीटिंग्स में, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ये बता चुके हैं कि उनकी जान को खतरा है, ईरान उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है और इसलिए यहां पर CIA, सीक्रेट सर्विस, FBI, इन सब की चुनौती बढ़ जाती है कि वो अपनी राष्ट्रपति की सुरक्षा जी जान से करें। बड़ी खबर यह है कि लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों के जहाज को फूंक दिया है। लाल सागर में हूतियों ने दक्षिणी तट के पास बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक कार्गो शिप को निशाना बनाया। इसमें 6 लोगों की जान चली गई, 3 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हो गई। हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि इस इलाके का इस्तेमाल करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कब्रिस्तान करार दिया है और कहा है कि कोई भी जहाज इस इलाके से गुजरेगा तो वो हूती विद्रोहियों के निशाने पर आएगा, यानी ईरान के निशाने पर आएगा। तो होर्मुज तो पहले से ही बंद था और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। यह इलाका लाल सागर कहा जाता है और लाल सागर हूती के हमलों से धधक रहा है, लाल हो चुका है। दरअसल यमन के दक्षिणी तट के पास हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से अटैक किया। बाब अल मंदेब में एक मालवाहक जहाज पर हूती ने हमला कर यमन के तट रक्षक बलों को निशाना बनाया और खबर आई कि एक कार्गो शिप को निशाना बनाकर अटैक किया गया था, जो एक व्यापारिक जहाज था और इस इलाके से गुजरने की कोशिश कर रहा था। मिस्र के स्वामित्व वाला यह जहाज हमले के तुरंत बाद भयानक आग की चपेट में आ गया और जहाज को काफी नुकसान पहुंचा। यमन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार के मुताबिक पहले हमले में जहाज पर मौजूद चालक दल के 4 सदस्यों की मौत हुई, जिसमें 3 पाकिस्तानी थे और एक इंडोनेशिया का नागरिक शामिल था। इधर हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया है कि अगर ईरान के साथ तनाव जारी रहा तो लाल सागर भी दुनिया के जहाजों के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। यहां भी तनाव रहेगा और यहां से भी कोई भी जहाज बचकर नहीं निकल पाएगा। जबकि अमेरिका लाल सागर में काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन फिर भी हूती विद्रोही पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद, जिस तरह से अमेरिका की मौजूदगी के बावजूद होर्मुज में ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब वही कहानी, वही स्क्रिप्ट लाल सागर में दोहराई जा रही है। अमेरिका के वर्चस्व को देखना चाहते हैं लाल सागर के आसपास? आइए देखते हैं। USS जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती यहीं पर है। यह है सुएज कैनाल के पास USS जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती। USS जेराल्ड आर फोर्ड एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जिस पर 75 से ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। यह एयरक्राफ्ट कैरियर अपने साथ 4,500 से ज्यादा नौसैनिकों को लेकर चलता है। इसके अलावा USS रॉस और USS गोंजालेस लाल सागर और आसपास के समुद्री इलाकों में लगातार गश्त कर रहे हैं। ये जो दो शिप्स को आप यहां पर देख रहे हैं, ये सब लाल सागर में मौजूद हैं। डिस्ट्रॉयर की बात करें तो USS मर्फी, USS स्टॉकडेल, USS इंडियानापोलिस लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग का काम कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके यमन में, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, यहीं पर यमन में हूती विद्रोही हैं और वो यहीं से अटैक करते हैं। और यहां पर ये जो सकरा गलियारा आप देख रहे हैं, यहां पर अटैक होता है, जहां पर USS मर्फी, USS स्टॉकडेल और USS इंडियानापोलिस की लोकेशन बताई जा रही है, ठीक गल्फ ऑफ एडन के जस्ट सामने। अब इतने अमेरिकी सैनिकों के होने का क्या फायदा? अगर इतनी मौजूदगी है अमेरिकी सैनिकों की, फिर भी अगर हूती विद्रोही तांडव कर रहे हैं, तो फिर अमेरिका किस बात का पावरफुल है? यानी अमेरिका पहले होर्मुज में लाचार था और अब लाल सागर में भी लाचार है। जिस लाल सागर पर अमेरिकी नौसेना की इजाजत के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता है, जिस सुएज कनाल के मार्ग से अमेरिकी शिप्स बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं, वो अब अमेरिकी नाकामी का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और हूती विद्रोहियों ने एक भी जहाज को नहीं बख्शा है। भाई, खरबों डॉलर का डिफेंस बजट, भारी भरकम न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, नेटो देशों का बहुराष्ट्रीय गठबंधन, इतना सब कुछ और दुनिया भर के अत्याधुनिक हथियार और साजो सामान, इतना सब कुछ होने के बाद यमन के हूती विद्रोही के सामने अमेरिका सरेंडर है।
और सऊदी भी पनाह मांग रहा है, जबकि हूथी विद्रोही सऊदी, अमेरिका के सहयोगी और यूरोप के व्यापारिक जहाजों को लगातार अटैक कर रहे हैं। यह तो कमाल की बात हो गई। लाल सागर में अमेरिका का दबदबा कितना है वो आपने देखा, लेकिन यह दबदबा बिखर चुका है, टूट चुका है, प्रेशर में है। सवाल यह है कि यह इलाका दूसरा हुर्मुज क्यों बना, जहां अमेरिका का कंट्रोल नहीं है, जहां ईरान और उसके एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की हुकूमत चलती है। अमेरिका के पास सब कुछ होते हुए भी वो ना हुर्मुज कंट्रोल कर पा रहा है, ना अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल कर पा रहा है। उधर अमेरिका के अलावा ब्रिटेन और फ्रांस ने भी अपने अपने युद्धपोत भेजे हैं। इसके अलावा हाल ही में पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की ने मिलकर इस्लामिक नेटो भी बनाया। और जैसे इस त्रिकोणीय सुरक्षा व्यवस्था पर हस्ताक्षर हुए, साइन हुआ, हूथी ने सबसे पहले सऊदी को ठोका, उसके बाद लाल सागर में मिस्र को ठोका, उसके बाद पाकिस्तानी नाविकों को ठोका और चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो कुछ करके देख लो। फिर यही वजह है कि लाल सागर के मोर्चे पर अमेरिका, उसके सहयोगी, नेटो, फ्रांस, ब्रिटेन, सब के सब डूबते नजर आ रहे हैं। कौन है ये हूथी विद्रोही? इतने पावरफुल कैसे हैं जो खुलेआम पंगे कर रहे हैं? जब अमेरिका और अन्य देशों का लाल सागर पर कब्जा नहीं हो पाए तो उन्होंने यमन को भड़काया और कहा कि हूथी पर हमला कर दो। और यही नहीं, सऊदी को भी कहा कि यमन में घुसकर हमला करो, और सऊदी ने सना एयरपोर्ट पर अटैक किया। लेकिन जैसे ही यमन की सरकार ने हूथी के सना वाले इलाके में दाखिल होने की कोशिश की, हूथी के लड़ाकू ने हमला कर 58 सैनिकों को मार दिया। जिस हूथी की हम बात कर रहे हैं वो ईरान के प्रॉक्सी हैं, वो ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं, जो यमन में अपना अच्छा खासा कंट्रोल रखते हैं। इतना कंट्रोल रखते हैं कि वो अमेरिका तक को चुनौती दे सकते हैं। ये यमन के हथियार बंद शिया जैदी ग्रुप हैं। आधिकारिक नाम है अंसार अल्लाह। इसका 90 के दशक में गठन हुआ। इसके संस्थापक थे हुसैन अल हूथी, इसलिए इन्हें हूथी विद्रोही भी कहा जाता है। इनके मेंबर्स की संख्या 1.25 लाख के करीब है। 2014 में यमन में राष्ट्रपति हादी के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। 2015 में हूथियों ने फायदा उठाया और राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। हूथी के विरोधी कौन कौन है? सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और यमन की जो आधिकारिक सरकार है। लेकिन सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट करता है ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, पीएमएफ। यानी ईरान के अलावा जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, वो इनको सपोर्ट करते हैं और ईरान इनको हथियार, दाना पानी देता है, जैसे कि भविष्य में कभी जरूरत पड़े तो वो इनका इस्तेमाल कर सके। और वो इस्तेमाल करने की जो वक्त, जो जरूरत है, वो आन पड़ी है। ईरान ने हुर्मुज बंद किया, हूथी विद्रोहियों को आदेश दिया कि लाल सागर से कोई भी जहाज निकले तो उसमें आग लगा देना। हूथी विद्रोही तैयार थे, लाल सागर पर अपना कंट्रोल जमा लिया और कोई भी जहाज इस इलाके से निकलता है तो उसको फूंक देते हैं। यानी लाल सागर में हूथी लड़ाकों का टोटल कंट्रोल है। और अगर लाल सागर में टोटल कंट्रोल है तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी हूथी विद्रोही के कंट्रोल में है। और अगर बाब अल मंदेब स्ट्रेट हूथी विद्रोही के कंट्रोल में है तो ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट और हुर्मुज स्ट्रेट दोनों ईरान के कंट्रोल में है। इन सब के अलावा लाल सागर के तटीय इलाकों में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर ये किस इलाके में रहते हैं, कैसे एक्शन लेते हैं, किस तरह से ऑपरेशंस चलाते हैं, ये किसी को पता ही नहीं चल पाता। और इसलिए अमेरिकी युद्धपोत भी इस इलाके में आगे बढ़ने से डरते हैं। वो गल्फ ऑफ अडन में खड़े होकर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हूथी विद्रोहियों को कंट्रोल किया जाए। दरअसल हूथी के प्रभाव को समझने के लिए यमन की भौगोलिक स्थिति जाननी होगी कि आखिरकार लाल सागर में हूथी के लड़ाके बवाल क्यों मचाते हैं। पूरे यमन के बारे में बात करें, किस किस इलाके में कब्जा है हूथी विद्रोहियों का, कहां कहां यमन की सरकार का कब्जा है, वो आप एक बार देख लीजिए। हूथी विद्रोही का सना प्रांत में भारी दबदबा है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, सऊदी यमन का बॉर्डर, यमन ओमान का बॉर्डर, और ये जो इलाका आप नीचे देख रहे हैं, इसमें आपको समझ आएगा कि मान्यता प्राप्त सरकार कितने इलाके में है। अगर आप मान्यता प्राप्त इलाकों को देखें तो मारिब, तैज, अदन, गल्फ ऑफ अडन में मान्यता प्राप्त सरकार है। यहां की यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस है अदन में। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, आप देखिए स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखेंगे तो कितने बारीकी से खेल करा ईरान ने, ये आप समझेंगे।
हूती विद्रोहियों का जो कब्जा है वो सना में, और सऊदी ने कहां हमला किया था? सऊदी ने हमला किया था सना में, सना एयरपोर्ट पर, यानी डायरेक्ट अटैक था हूती विद्रोहियों पर। अब ये इंपॉर्टेंट कैसे है? इंपॉर्टेंट ऐसे है कि अगर आप इसको देखेंगे तो लाल सागर के तटीय इलाकों में जो सना का इलाका है उसको टोटल हूती कंट्रोल करते हैं, और अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक हूती विद्रोहियों का कंट्रोल है। और इतने बड़े भूभाग पर कंट्रोल, स्पेशली उस तरफ जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये वाला इलाका देखेंगे, ये जो तटीय इलाका इस वक्त आप देख रहे हैं, ये हूती विद्रोहियों के कब्जे में। बाकी इधर का कोई लेना देना नहीं, किसी को इससे क्या मतलब है। लेकिन जो इलाका लाल सागर का बाब अल मंदेब स्ट्रेट तक जाता है वो है टोटल कंट्रोल में हूती विद्रोहियों के। ये है इंपॉर्टेंस, और इसी वजह से ईरान ने बहुत सोच समझकर हूती विद्रोहियों को पाल पोस रखा है कि वो लाल सागर को कंट्रोल कर सकते हैं और बाब अल मंदेब स्ट्रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार मारिब ताइज में प्रभाव है, यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस का अदन की खाड़ी में प्रभाव है, लेकिन अगर लाल सागर के तटीय इलाके को देखें यमन की तरफ से, तो टोटल कंट्रोल सिर्फ हूती विद्रोहियों का है। और इससे एक बात क्लियर कट है कि लाल सागर में अगर किसी की चलेगी तो वो सिर्फ ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि हूती विद्रोहियों की चलेगी। चाहे सऊदी आ जाए, ब्रिटेन आ जाए, अमेरिका आ जाए, किसी का भी बस लाल सागर में नहीं चलेगा। और यही वजह है कि अमेरिका के, सऊदी के, मिस्र के, ब्रिटेन के, फ्रांस के, सबके जहाज जो भी इस इलाके से निकल रहे हैं सब पर हमले हो रहे हैं। भले ही हूती के हमले का गुस्सा सऊदी ने इराक में हमला कर लिया हो, बदला लिया हो, लेकिन हूती पर कोई जोर नहीं चल रहा। और हूती को तब ईरान ने एक्टिव किया है जब लगा कि ईरान बैकफुट पर जा रहा है। ईरान के मल्टीपल एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे जैसे एक्टिव होने लगे हैं, अमेरिका घुटनों पर आने लगा है, और अब अमेरिका को डील चाहिए किसी भी कीमत पर। लाल सागर में अमेरिका ने एक फौजी तैयारी तो बहुत की है ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके, लेकिन वो फौज ही क्या जो छोटे से विद्रोहियों के गुट के सामने सरेंडर हो जाए। इसको खाना पूर्ति कहते हैं। अमेरिका के पास युद्ध के साजो सामान होते हुए भी लाल सागर में हूती विद्रोहियों से लड़ना इतना मुश्किल क्यों है? और यह तब हो रहा है जब अमेरिका के पास आज की दुनिया की सबसे ज्यादा अत्याधुनिक चीजें हैं। अमेरिका इस वक्त डील कर रहा है, जबकि ना तो होर्मुज में उसका बस चल रहा है, ना ही लाल सागर में अमेरिका कुछ कर पा रहा है, जबकि अद्वितीय तैनाती है। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर, डिस्ट्रॉयर से लेकर, फाइटर जेट से लेकर, अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर, परमाणु पनडुब्बी से लेकर, ऐसा कोई एक हथियार नहीं है, और दुनिया भर के सैटेलाइट जो अमेरिका के पास ना हो। अमेरिका ने 13 दिन लगातार ईरान पर बम्बार्डिंग करके भी देख लिया, और उसके बाद फिर से डील की पेज पर आ गया। लाल सागर पर ईरानी प्रॉक्सी का इतना जबरदस्त दबदबा है कि अमेरिका का दम घुट रहा है इस इलाके में। हमास पर जब हमला हुआ था तब भी हूती ने बाब अल मंदेब और लाल सागर को ब्लॉक कर दिया था, और आज एक बार फिर से बाब अल मंदेब बंद है। और अमेरिका के पास इतनी भारी भरकम सैन्य तैनाती होने के बावजूद अमेरिका बेबसी और लाचारी की कहानी लिख रहा है। आखिरकार लाल सागर में दोनों की ताकत देख लीजिए, कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगियों की अगर आप देखेंगे तो एक तरफ अमेरिका और सहयोगी के पास उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि ईरान और उसके हूती विद्रोहियों के पास ऐसा कोई एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। एक तरफ खतरनाक युद्धपोत है, दूसरी तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स हैं, एक तरफ 3-3 डिस्ट्रॉयर्स लगे हुए हैं, इसके अलावा लड़ाकू विमान गिराने वाली तकनीक है, 6000 के आसपास सैनिक हैं, दूसरी तरफ 3,50,000 हूती के लड़ाके हैं, 80 के आसपास लड़ाकू विमानों की तैनाती है टोटल, अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें। लेकिन ईरान के सहयोगी हूती विद्रोही भारी गुरिल्ला वॉरफेयर में पड़ जाते हैं, जो असिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल वो करते हैं, जिस डॉक्ट्रिन पर वो चलते हैं। इधर ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की, पाकिस्तान, सऊदी, यमन सब साथ हैं, लेकिन फिर भी यमन में, लाल सागर में हूती विद्रोही
भारी पड़ रहे हैं। लाल सागर में जहाजों पर हमला लगातार हो रहा है। हूती के लड़ाकों की सबसे बड़ी ताकत है लाल सागर और उसका तटीय इलाका, और पीछे से ईरान का सपोर्ट। वही ईरान जो गल्फ में अमेरिका को घुटनों पर बिठाकर रखा है। अमेरिका और इजराइल के साथ जंग लड़ने के साथ साथ ईरान अपने प्रॉक्सी को हथियार और मिसाइल के अलावा ड्रोन की ताकत भी देता है। आज भले ही खाड़ी में अमेरिका ईरान जंग में इस वक्त सीजफायर का दौर हो, लेकिन ईरान जंग को आगे बढ़ा रहे हैं ईरान के प्रॉक्सीज, और वो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के जहाजों को जबरदस्त तरीके से हमले कर रहे हैं। भले ही ईरान सऊदी पर डायरेक्ट हमला ना करे, लेकिन उसके प्रॉक्सी सऊदी पर लगातार अटैक कर रहे हैं, उसके जहाज को मार रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि जितना जल्द हो सकता है अमेरिका का साथ छोड़ दो। साफ है कि जब तक ईरान के साथ अमेरिका की डील नहीं होगी, ईरान दुनिया की इकोनॉमी को ऐसे ही चोक रखेगा, फिर चाहे वो ईरान हो, फिर चाहे वो ईरान के प्रॉक्सी ही क्यों ना हो। और जब तक अमेरिका की ये लाचारी दिखती रहेगी, तब तक ईरान और उसके प्रॉक्सी ऐसे ही तांडव मचाते रहेंगे, और जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बनाया जा रहा है वो भी अभी तक फेल साबित हुआ है। सऊदी पर हमले के बाद पाकिस्तान और तुर्की दोनों के ने हूती के खिलाफ अभी तक हमला नहीं किया। जाहिर है हूती के लड़ाकों के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अभी कोई हथियार उठाना नहीं चाह रहा है। हालांकि सऊदी ने सना एयरपोर्ट पर हमला तो किया था, लेकिन उसका भी बहुत खास फायदा नहीं हुआ। लाल सागर में हूतियों को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसे में अमेरिका के पास सिर्फ एक ही रास्ता है यहां से, कि वो ईरान के साथ डील कर ले। ईरान ने ऐलान कर दिया है 2029 तक होर्मुज नहीं खुलेगा, अमेरिका को जो करना है कर ले। इस ऐलान के बाद वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा हुआ है। यानी होर्मुज अब तकरीबन 3 साल तक 2029 तक बंद रहेगा। जैसे ही ईरान ने ऐलान किया, पूरी दुनिया में खलबली मच गई। अब जरा सोचिए कि 3-4 महीने तक होर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया करा रही है। अगर ये इलाका 3 साल तक ठप रहे तो फिर क्या होगा। दरअसल ईरान ने अपनी 6 शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं, लेकिन ट्रंप और अमेरिका को ईरान की शर्तें मंजूर नहीं है। यही वजह है कि डील पर कोई बात नहीं बन रही, और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर वो शर्तें नहीं मानी गई तो वो 2029 तक, यानी जब तक डोनाल्ड ट्रंप अपनी रिजीम में रहेंगे तब तक होर्मुज नहीं खोलेगा। अब वो ईरान की 6 शर्तें क्या है वो भी जल्दी से आप देख लीजिए। ईरान ने जो 6 शर्तें रखी हैं उसमें पहली शर्त यह है कि नौसैनिक नाकेबंदी यूएस की फौरन हटाई जाए, यूएस होर्मुज से अपने नौसैनिकों को लेकर वापस जाए, मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी करे, अपने बेसे से सैनिकों को वापस बुलाए, धमकियों के सिलसिले को बंद करे अमेरिकी प्रशासन, और ट्रंप ईरान को रोज रोज धमकाना बंद करे। ईरान के सहयोगी देशों और प्रॉक्सीज पर सैन्य हमले तुरंत बंद हों। इसके अलावा युद्ध में ईरान को हुए आर्थिक बुनियादी ढांचे का नुकसान जो हुआ है उस पर हर्जाना मिले, और अमेरिका ईरान के प्रति अपने चाल चलन को ठीक करे, अपनी नीतियां बदले, और अमेरिका और ईरान एक स्थायी शांति समझौता करे, जिससे अमेरिका फ्यूचर में फिर कभी ईरान पर हमला न करने की बात माने। ईरान ने यही शर्तें अमेरिका को भेजी, लेकिन अमेरिका का कहना है वो ना तो जंग के लिए हर्जाना देगा, ना ही मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी करेगा, और अगर ईरान होर्मुज खोल देगा तो इसके बदले ईरान को तेल बेचने की छूट देगा, और अमेरिका नाकेबंदी भी हटा लेगा। हालांकि ट्रंप ने यहां तक कहा कि ईरान पर वो भरोसा नहीं करते, ईरान के लोग भरोसे के लायक नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान कुछ करेगा तो हम हमला करेंगे, लेकिन दुनिया जानती है ट्रंप साहब, आपके पास ना तो मिसाइल बचे हैं, ना तो आपके पास इंटरसेप्टर्स हैं, आपके सैनिकों का मनोबल भी टूट रहा है, जंगी जहाज खराब हो रहे हैं, और यहां तक कि आलम यह है कि ईरान कह रहा है मैदान में आ जाओ, हिसाब किताब कर देंगे। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने हिसाब करना शुरू कर दिया है। ईरान जानता है कि ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शंस हैं और ट्रंप का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, इसलिए समझौता ईरान की शर्तों पर करना होगा। अगर अमेरिका शर्त नहीं मानेगा तो ईरान ट्रंप के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार भी करेगा, यानी 2029 तक वो होर्मुज को चोक कर सकता है। जाहिर है अगर अमेरिका ने ईरान की बात नहीं मानी, समझौते को लेकर कुछ भी किया तो संघर्ष और भी बढ़ जाएगा और ईरान होर्मुज को पूरी तरीके से बंद कर देगा।
उसका असर पूरी दुनिया में साफ दिखेगा, क्योंकि महज 3-4 महीने के लिए होर्मुज जब से बंद है तब से आप देख रहे हैं कि आपके हमारी जेब पर कितना असर है। तेल और गैस की महंगाई आपके सामने, हमारे सामने है, और तेल और गैस बेसिक ट्रांसपोर्टेशन और चूल्हा चौकी की बेसिक नींव है। और अगर इसमें प्रॉब्लम्स आई हैं तो महंगाई भी बढ़ी है, जो स्थिति आपके सामने है। और यही स्थिति अगर 3 साल तक रही तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। ईरान ने कहा ट्रंप अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो 3 साल यानी 2029 तक होर्मुज नहीं खोलेंगे। क्या इंपैक्ट हो सकता है? दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई खाड़ी देशों से पूरी तरीके से ठप हो जाएगी। क्रूड ऑयल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर जा सकते हैं, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी स्लो पॉइजन की तरह होंगे। भारत और एशियाई देशों को महंगे वैकल्पिक रास्तों से तेल मंगाना पड़ेगा, नहीं तो अमेरिका की परवाह किए बिना रशिया से तेल खरीदना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन, खाद्य और जरूरी उपभोक्ता सामान महंगे होते जाएंगे, जो अभी भी महंगे हो रहे हैं, क्योंकि तेल गैस महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा है। वैश्विक स्तर पर भारी मंदी और महंगाई का गंभीर संकट आ जाएगा। सऊदी अरब, यूएई, इराक का तेल निर्यात रुकने से भारी राजस्व नुकसान होगा। शिपिंग और मरीन इंश्योरेंस का खर्च कई गुना बढ़ जाएगा। वैकल्पिक पाइपलाइनों पर दबाव बढ़ेगा, जो मांग को पूरा करने के लिए नाकाफी साबित होंगे। गरीब और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा और भुखमरी का संकट पैदा होगा। वैश्विक भू राजनीतिक तनाव और यूएस ईरान के बीच सैन्य टकराव और अधिक भड़क जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिडिल ईस्ट के देश तबाह और बर्बाद हो जाएंगे, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के अलाइज माने जाते हैं। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप खुद को भी बचाएंगे, अपने दोस्तों को भी बचाएंगे, अपना करियर भी देखेंगे, मिड टर्म इलेक्शन की मजबूरी भी देखेंगे, मिसाइलों की कमी भी देखेंगे, इंटरसेप्टर्स की कमी भी देखेंगे। और सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, ईरान से डील कर लो मिस्टर ट्रंप। अब देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील करते हैं या फिर तबाही का रास्ता चुनते हैं। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।